नमस्ते। आज़ादी की दहलीज पर खड़े भारत के सामने एक बहुत बड़ा, बहुत ही ज़रूरी काम था, अपने भविष्य के लिए एक रूल बुक तैयार करना। तो आज हम उसी ज़बरदस्त सफ़र को समझेंगे कि आखिर भारत की संविधान सभा बनी कैसे। और यहीं से एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, कोई भी देश अपनी किस्मत खुद कैसे लिखता है, खासकर तब जब वो देश भारत जितना बड़ा और डाइवर्सिटी से भरा हो, जिसे सदियों की गुलामी के बाद अपना रास्ता खुद बनाना था। देखिए, ये कहानी किसी जंग के मैदान से नहीं, बल्कि एक बहुत ही पावरफुल आइडिया से शुरू होती है। एक ऐसा आइडिया कि अब भारतीय अपने नियम खुद बनाएंगे। और ये आइडिया कोई रातों रात नहीं आया, इसकी जड़ें धीरे धीरे मजबूत हुईं। 1934 में एम.एन. रॉय ने पहली बार इसकी बात की। फिर 1935 आते आते ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की ऑफिशियल डिमांड बन गई और 1938 में नेहरू ने साफ कर दिया कि हमें एक ऐसी सभा चाहिए जिसमें बाहर का कोई दखल ना हो। जवाहरलाल नेहरू के ये शब्द बहुत पावरफुल और क्लियर थे। उन्होंने कहा था, आज़ाद भारत का संविधान वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा बनाया जाना चाहिए। मतलब हर बड़े नागरिक को वोट देने का हक हो, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म या लिंग का हो। संदेश साफ था, सेल्फ रिलायंस और डेमोक्रेसी। तो अब यह सिर्फ एक आइडिया नहीं था, ये एक आंदोलन बन चुका था और इसे हकीकत में बदलने के रास्ते में कई पॉलिटिकल हर्डल्स आने वाले थे। सालों के दबाव के बाद ब्रिटिश सरकार ने 1940 के अगस्त ऑफर में ये मांग मान तो ली, लेकिन ये बस एक आधा अधूरा हाँ था। मतलब उन्होंने कहा, ठीक है, पर यह सभा बनेगी कैसे, कब बनेगी, इन बड़े सवालों पर अभी भी बात अटकी हुई थी। 1942 में क्रिप्स प्रपोजल आया, जिसने वर्ल्ड वॉर II के बाद एक संविधान का वादा किया। लेकिन तब तक देश में एक बहुत बड़ी दरार आ चुकी थी। एक तरफ एक भारत का सपना था, तो दूसरी तरफ मुस्लिम लीग की मांग थी, दो अलग देश और दो अलग संविधान सभाएं। और इसी एक पॉइंट पर आकर बात सालों तक अटकी रही। इस डेडलॉक का रास्ता निकला 1946 के कैबिनेट मिशन प्लान से। इसने दो संविधान सभाओं की बात को तो साफ साफ मना कर दिया, लेकिन एक ऐसा कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला पेश किया जिसे मुस्लिम लीग ने भी कुछ हद तक मान लिया। बस यही वो टर्निंग पॉइंट था जिसने आगे का रास्ता खोला। तो चलिए अब जरा इस प्लान के अंदर झांक कर देखते हैं, समझते हैं कि करोड़ों लोगों की आवाज को एक साथ लाने का यह ब्लूप्रिंट आखिर था क्या। 389 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये वो संख्या थी जो भारत की पहली संविधान सभा की कुल ताकत होने वाली थी। एक ऐसी असेंबली जो पूरे देश को रिप्रेजेंट करने वाली थी। इन 389 सीटों को दो मेन हिस्सों में बांटा गया था। 296 सीटें ब्रिटिश इंडिया के लिए थीं, मतलब वो इलाके जहां अंग्रेजों का सीधा राज था, और बाकी 93 सीटें थीं देसी रियासतों के लिए, जहां राजा महाराजाओं का शासन था। और सीटों का बंटवारा एक बहुत ही सिंपल से प्रिंसिपल पे हुआ, पॉपुलेशन। मोटा मोटा हिसाब था कि हर 10 लाख लोगों पर एक रिप्रेजेंटेटिव होगा। ये तरीका था यह पक्का करने का कि हर इलाके को उसकी आबादी के हिसाब से रिप्रेजेंटेशन मिले। अब मेंबर्स चुने कैसे गए, ये प्रोसेस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था। ब्रिटिश प्रांतों में सीटों को 3 ग्रुप्स में बांटा गया, मुस्लिम, सिख और जनरल। फिर प्रांतीय असेंबलीज के मेंबर्स ने अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुना, और ये चुनाव प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम से हुआ, ताकि छोटे ग्रुप्स को भी रिप्रेजेंटेशन मिल सके। वहीं दूसरी तरफ रियासतों के जो रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्हें जनता ने नहीं, बल्कि वहां के राजाओं ने नॉमिनेट करना था। तो प्लान तो बन गया। अब देखते हैं कि 1946 के चुनावों के बाद ये प्लान असल में कैसे काम किया, और कागज की योजना और जमीन की हकीकत में क्या फर्क था। जुलाई अगस्त 1946 में चुनाव हुए। इंडियन नेशनल कांग्रेस को 296 में से 208 सीटों पर जबरदस्त जीत मिली। मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिलीं और 15 सीटें छोटे ग्रुप्स और निर्दलीय उम्मीदवारों को। मतलब साफ था, असेंबली में कांग्रेस का दबदबा रहने वाला था। लेकिन कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आया। देसी रियासतों के लिए जो 93 सीटें रखी गई थीं, वो कभी भरी ही नहीं गई, क्योंकि उन्होंने शुरू में असेंबली से अलग रहने का फैसला किया। और इस एक फैसले से असेंबली की असल ताकत और उसकी पूरी कॉम्पोजिशन ही बदल गई। ये असेंबली अपने आप में एक पैराडॉक्स थी, एक विरोधाभास। एक तरफ इसकी एक कमी थी कि इसके मेंबर्स को सीधे आम जनता ने नहीं चुना था, लेकिन दूसरी तरफ इसकी सबसे बड़ी ताकत ये थी कि ये उस वक्त के इंडियन सोसाइटी के लगभग हर हिस्से को रिप्रेजेंट करती थी। हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, ईसाई, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स और यहाँ तक कि हर तबके की महिलाएं भी इसमें शामिल थीं।
महात्मा गांधी को छोड़ दें तो उस दौर का लगभग हर बड़ा नेता और थिंकर इसका हिस्सा था। तो इसके चुने जाने के तरीके में कमी होने के बावजूद ये असेंबली सच में भारत का एक छोटा रूप थी, एक ऐसी डाइवर्स बॉडी जो एक नए देश का भविष्य लिखने के लिए तैयार थी। तो ये थी कहानी भारत की संविधान सभा की। पर एक सवाल हमेशा रहेगा, क्या एक ऐसी बॉडी जिसे लोगों ने डायरेक्टली नहीं चुना, वो सच में हम भारत के लोग की तरफ से संविधान लिखने का अधिकार रखती थी? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी हमें इसकी लेगेसी के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।